आपकी स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर दिख रही होगी। सेंटर में खड़े शख्स हैं शेख मंसूर, यूनाइटेड अरब अमीरात से यानी यूएई के वाइस प्रेसिडेंट। ये यूएई के रॉयल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं। यूएई के जो मौजूदा अमीर हैं अल नहयान, इनके छोटे भाई हैं। फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के मालिक भी हैं। अरबों डॉलर की संपत्ति भी है इनके पास। उनके राइट साइड नज़र डालेंगे तो आपको रमज़ान कादिरोव नज़र आएंगे। चेचन्या के हेड ऑफ़ द स्टेट हैं और पुतिन के ख़ास दोस्त के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। अब आते हैं शेख मंसूर के लेफ़्ट साइड खड़े शख्स पर। ये हैं सूडान की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। वही दगालो जिन पर सूडान में नरसंहार के आरोप लगे हैं। 2023 से सूडान में सिविल वॉर चल रही है। अब तक लगभग 1.5 लाख लोग इसमें मारे जा चुके हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और उससे भी कई ज़्यादा लोगों पर भूखमरी का ख़तरा मंडरा रहा है। लगभग 2.5 बरस बीत चुके हैं इस जंग को, लेकिन अब तक कोई भी इसे रोक नहीं पाया है। दुनिया भर की जंग को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने तो अब तक इस जंग पर एक बयान तक नहीं दिया है। कम से कम ये वीडियो शूट करते समय तक तो उनका ऐसा कोई बयान नहीं ही आया है। हम ये वीडियो 31 अक्टूबर 2025 को शूट कर रहे हैं। आज से महज 5 दिन पहले ही सूडान के फशर नाम के एक शहर में भयंकर नरसंहार हुआ है। ये नरसंहार हमदान दगालो की आरएसएफ ने किया है। सिर्फ 3 दिनों में 1500 लोगों को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इनमें ज़्यादातर उस शहर के आम नागरिक थे। 26 अक्टूबर को ये नरसंहार शुरू हुआ। ये सब इतना ब्रूटल था कि सैटेलाइट तस्वीर से, स्पेस से तक नरसंहार के प्रमाण मिले हैं। अमेरिका से चलने वाले ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब HRL ने जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, उनमें लाल रंग के एरिया देखे जा सकते हैं जिनमें एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये इंसानी लाश हैं, उनके ढेर हैं। ये निष्कर्ष जो निकाला गया है वो 26 अक्टूबर के पहले शहर की खींची गई फ़ोटोज़ और उसके 3 दिन बाद खींचे गई फ़ोटोज़ के आधार पर निकाला गया है। यानी दगालो के लड़ाकों के शहर में घुसने से पहले ये सब शांत था शहर में, लेकिन जब उनके लड़ाके शहर में घुसे तब इंसानी लाशों के ढेर वहाँ दिख रहे हैं। तस्वीर में अब ये साफ़ हो चुका है। अब आई उस तस्वीर पर जो हमने शुरू में दिखाई। इसमें शेख मंसूर, जनरल दगालो और रमज़ान कादिरोव को यूएई में लगी एक हथियार की प्रदर्शनी में लेकर गए थे। हथियार दिखा रहे थे। यहाँ नई बंदूकें, रॉकेट और कई तरह के नए हथियार उनको दिखाए गए। इसके बाद फरवरी 2023 में जनरल दगालो को फिर एक बार यूएई आने की दावत मिली थी। शेख मंसूर ने अपने फ़ारस की खाड़ी के किनारे मौजूद एक आलीशान महल में उनका स्वागत किया था। खबर ये भी मिली थी उस समय कि खुद यूएई के जो अमीर हैं शेख अल नहयान, उन्होंने भी जनरल दगालो से एक लंबी मुलाकात की थी। यूएई से उन्होंने बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद ख़रीदने की उस समय डील की थी। 2023 फरवरी की हम ये बात बता रहे हैं आपको। और फिर ये डील करके वो अपने घर वापस चले गए थे दगालो। इस मुलाकात के कुछ हफ्ते बाद ही सूडान में सिविल वॉर शुरू हो गई थी। अब पश्चिमी मीडिया ने ये सबूत भी पेश किए हैं कि दगालो के लड़ाके यूएई के सप्लाई किए हुए हथियार से सूडान में नरसंहार कर रहे हैं। इस जंग में जहां यूएई दगालो की गुट का समर्थन कर रहा है, तो वहीं सऊदी अरब पर सूडान की सरकार का समर्थन यानी अपोजिट पार्टी का समर्थन करने के आरोप लगे हैं। यहाँ यानी सूडान की जंग में चीनी और ब्रिटिश हथियारों की भी मौजूदगी पाई गई है। बाकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी तस्दीक भी की गई है, रिपोर्ट पेश की गई उनके सामने। फिर भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी है, वो बस मीटिंग के ज़रिए जंग रुकवाने का खेल रहा है। अब तक सीरियसली किसी बड़े देश ने सूडान के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो आज की वीडियो में आपको सूडान वॉर के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि यूएई क्यों दगालो की आरएसएफ को समर्थन दे रहा है और अपोजिट पार्टी को एनबीएस क्यों समर्थन दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और आप खबर गाँव देख रहे हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम से सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। अब तक संघर्ष की वजह से इस शहर में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये लोग मारे गए हैं और अब यहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि खाने की सप्लाई भी प्रभावित हुई है, तो भुखमरी के हालात भी यहाँ बन रहे हैं। वैसे खार्तूम अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है हाथी की सूंड। खार्तूम में ही ब्लू नील नदी और वाइट नील नदियों का संगम होता है। ब्लू और वाइट दोनों ही नील नदी की सहायक नदियाँ हैं। नील दुनिया की सबसे बड़ी नदी आप जानते हैं और जो ब्लू नील है वो इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। रूट की शुरुआत में ही इसका रंग गहरा नीला होता है, जबकि वाइट नील रवांडा की जंगलों से निकलती है। ये अपने साथ ग्रे कलर का सेडिमेंट लेकर आती हैं, जिसके कारण इसका नाम वाइट नाइल पड़ा है।
दोनों नदियाँ खार्तूम में आकर एक हो जाती हैं, फिर ये नील नदी बनती है। ये आगे चलकर इजिप्ट यानी मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील अफ्रीकी महाद्वीप के करोड़ों लोगों को जीवन देती है। खार्तूम इस नदी के सबसे अच्छी लोकेशन में बसा हुआ शहर है, इसलिए सूडान में शहर की बहुत अहमियत है और इसलिए राजधानी भी है ये शहर, क्योंकि आबादी पर्याप्त है यहाँ की, और इसलिए ये शहर सबसे ज़्यादा इस जंग में प्रभावित हुआ है। सूडान पर सबसे लंबे समय तक तानाशाही शासन चलाने वाले उमर अल बशीर भी इसी खार्तूम के एक गांव में पैदा हुए थे। 1989 में यहीं पर उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया था, 29 बरसों तक अपनी सत्ता चलाई। फिर 2018 में उमर अल बशीर के ख़िलाफ़ सूडान में ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए। उनकी सरकार पर करप्शन के आरोप लगे। उसी बरस महंगाई भी पिछले सालों के मुकाबले में लगभग 3 गुनी हो गई थी। अप्रैल 2019 में हज़ारों लोगों ने सेना के मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। देश की सेना और पैरामिलिट्री गुट ने मिलकर बशीर की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। सूडान की सेना की कमान संभाल रहे थे जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, और पैरामिलिट्री गुट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF को लीड कर रहे थे जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिनका शुरू में हमने जिक्र किया। बुरहान और दगालो बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, साथ साथ हर काम किया करते थे, और बशीर को गद्दी से उतारने में इन दोनों की भूमिका थी। दोनों ने मिलजुल कर काम किया था। जब बशीर को गद्दी से उतारा गया तो केयरटेकर सरकार बनी। इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों धड़े के लोग शामिल हुए। बुरहान और दगालो भी इस सरकार का हिस्सा थे। उनका काम था लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता साफ करना और चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपना। सेना को लालच आ गया, चुनाव कराने की बजाय एक और तख्ता पलट कर दिया। फिर 2021 में बुरहान ने सिविलियन प्रतिनिधियों को केयरटेकर सरकार से बाहर फेंक दिया, खुद सर्वेसर्वा बन गए। दगालो को नई सरकार में पावरफुल पोजीशन मिल गई थी उस समय, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर एक संदेह तो बना ही हुआ था। वजह ये थी कि दगालो के पास लगभग 1 लाख लड़ाकों वाली RSF थी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। उससे पहले ये जो लड़ाके थे वो जंजीवाद फोर्स का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें स्थानीय कबीलों से लिया गया था। ये बशीर के वफादार थे, लेकिन 2019 में उन्होंने पाला पलट लिया। हालांकि दगालो ने काफ़ी इस समय तक जो संपत्ति है, सोने की खदान है, वो सब इकट्ठा कर ली थी पूरे देश से। बुरहान को ये डर था कि दगालो मेरी कुर्सी खींच सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी सेना है। इसी तरह दगालो के मन में भी यही चल रहा था कि मैं हमेशा पिट्ठू बनकर रह जाऊंगा, बड़ी पोजीशन में नहीं जा पाऊंगा। इसी बीच बुरहान ने RSF को आर्मी के नियंत्रण में लाने का भी प्लान पेश कर दिया। बुरहान ने कहा कि मैं 2 साल के भीतर ही ये विलय कर लूँगा। अब दगालो इस फैसले से थोड़े असहज हुए, लेकिन पब्लिकली इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि देश में नई नई सरकार बनी थी, जनता का भरोसा कम हो जाता तो खेल बिगड़ सकता था। इसलिए दगालो ने कहा कि आप 2 साल में विलय मत कीजिए RSF का अपने देश की सेना में, इसमें 10 साल का टाइम लीजिए, थोड़े थोड़े अंतराल में एक एक स्टेप कीजिए और 10 साल में ये पूरी प्रक्रिया पूरी कीजिए। शायद दगालो को लगा होगा कि इतने समय में वो कोई नया समाधान खोज ही लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुरहान अपनी ज़िद पर अड़े रहे। अब तक दगालो के वफादार अफसर कहने लगे थे कि बुरहान को हटा देते हैं सत्ता से, आप सरकार चलाइए, आपके पास इतनी बड़ी फ़ौज तो है ही। बुरहान को ये भनक लग गई और इस तरह दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू हुई। ऐसी लड़ाई जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और ऐसी फैली कि 2.5 बरस बाद भी अभी तक रुक नहीं पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह विदेशी ताकतों से हथियार की सप्लाई बताई जाती है। आप जितना सोच सकते हैं स्थिति उससे भी भयानक है। ईरान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, चीन, ब्रिटेन और UAE जैसे देशों के नाम इस संघर्ष से जुड़ रहे हैं। अप्रैल 2024 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी आई थी इस सिलसिले में। वो इस बात की तस्दीक करती है कि विदेशी ताकतों की वजह से ही ये संघर्ष और उलझ रहा है। रिपोर्ट कहती है, UN की रिपोर्ट कहती है कि सूडान की सेना के मुखिया जो बुरहान है, उनके मिस्र की सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है, सऊदी अरब के साथ भी उनके संबंध है, इसलिए उनको वहाँ से समर्थन मिल रहा है। 2023 की ही बात है कि इजिप्ट ने सूडान की सेना को बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे थे। ईरान और तुर्की से भी बुरहान को हथियार मिलने की बात रिपोर्ट में बताई गई है UN की। UN के अधिकारियों ने ये भी चेतावनी दी है कि इस तरह का समर्थन अगर जारी रहा तो इस संघर्ष मजीद और भड़केगा ही आगे, ये शांत नहीं होने वाला। ये तो हुई बुरहान की बात। दगालो की RSF को सबसे ज़्यादा हथियार मिल रहे हैं UAE से। RSF खुद को अरब मलेशिया के रूप में देखती है और अफ्रीकी जाति समूह का अपना दुश्मन मानती है। RSF उन इलाकों में घुसकर हत्या और अपहरण कर रही है जहाँ उन्हें शक होता है कि फ़लाने लोग बुरहान को समर्थन दे रहे हैं।
यूएई की इस समर्थन की वजह से सूडान की सरकार उसे आरएसएफ का प्रॉक्सी कहती है। पर जैसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि नोबडी बाइस यू अ मील, यानी उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है, फ्री में कोई खाना नहीं खिलाता है। आरएसएफ भी इसकी कीमत चुका रहा है यूएई को। अफ्रीकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि यूएई ने हथियार और पैसे के समर्थन के बदले सूडान के कुछ बंदरगाह में स्टेक मांगे हैं। दगालो सूडान के कई सोने की खदानों पर भी नियंत्रण करते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूएई ने दगालो से इन खदानों में भी स्टेक मांगे हुए हैं। जो इन खदानों से सोना निकलता है वो सीधे अबू धाबी सप्लाई किया जाता है, यानी हथियार के बदले सोना। पर यूएई का किसी विदेशी संघर्ष में हाथ डालना पहली बार नहीं हो रहा है। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद अल नहयान ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया था। उन्हें अपनी सत्ता जाने का डर उस समय सता रहा था, इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े संगठनों से लड़ने के लिए उन्होंने मिस्र और लीबिया में विद्रोही गुटों को पैसा और हथियार दिया। पर 2015 से अल नहयान के छोटे भाई शेख मंसूर ने मोर्चा संभालने की कोशिश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी डिटेल से तफसील दी गई है। लीबिया में गद्दाफ़ी की सरकार जाने के बाद उन्होंने वहाँ पैसा लगाना शुरू किया। खलीफा हफ्तर से वो रेगुलर फ़ोन पर बात किया करते थे। ये बात सीआईए के अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को बताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स को भी ये बात बताई गई थी सीआईए के अधिकारियों ने। 2015 में पहली बार शेख मंसूर की पहुंच दुनिया के सामने नोट की गई थी। ये वही शेख मंसूर है जिनके शुरू में हमने जिक्र किया था, जो दगालो के साथ शुरू में दिख रहे थे। शेख मंसूर की जनरल दगालो से दोस्ती भी काफ़ी रोचक है। हमने अभी शुरू में बताया था, कुछ देर पहले बताया था कि अल बशीर ने 29 बरस सूडान में अपनी तानाशाही चलाई। उनके ज़माने में सूडान जो था वो ईरान का पक्का दोस्त हुआ करता था। यूएई को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि अफ्रीका में हमारा प्रभाव बढ़े। इसके लिए ज़रूरी था कि सूडान के साथ ईरान की दोस्ती तोड़ी जाए। इसके लिए अमेरिकी लॉबी से यूएई ने मदद मांगी। समझौता हुआ। 2017 में अल बशीर की अबू धाबी की एक हाई प्रोफाइल यात्रा हुई, जहां नई दोस्ती की कहानी लिखी जा रही थी। जल्द ही अरबों डॉलर की अमीराती सहायता सूडान में आने लगी। अब दोस्ती साबित करने का समय आया। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि यमन में ईरान बनाम अरबों की लड़ाई चली आ रही है। ईरान ने हूतियों का समर्थन किया है, वहीं अरब देश हैं वहाँ की सरकार को, यमन की सरकार को समर्थन देते हैं। उसमें यूएई का भी नाम है। अब यूएई की अल बशीर से दोस्ती हुई तो उन्होंने आरएसएफ को यमन में लड़ने भेज दिया। ये लोग हूतियों के खिलाफ लड़ रहे थे। आरएसएफ के मुखिया थे उस समय जनरल दगालो। जनरल दगालो की लीडरशिप में अरब सेनाओं ने अपने कई मिशन वहाँ पे यमन में पूरे किए। इसलिए शेख मंसूर की नज़र में जनरल दगालो पहली बार उस समय आए जब वो यमन में लड़ने पहुँचे। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। एक ऐसा अरबपति शेख जो करोड़ों की महंगी यॉट में घूमता है, जो चाहता है ख़रीद लेता है, जिसकी ट्रंप के साथ सीधी पहुंच है, वो सूडान के एक नरसंहार का भी आरोपी बताया जाता है। 2021 से 2022 तक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में रहे अमेरिकी दूत जेफरी फेल्टमैन ने एक बार कहा था कि हम हमेशा से ये बात जानते थे कि सूडान के मामले में पर्दे के पीछे मंसूर ही छिपा था। यूएई के अलावा सऊदी अरब का भी इस जंग में स्टेक बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी सूडान के बंदरगाहों में कब्ज़ा चाहते हैं, ऐसे बंदरगाह जो रेड सी से जुड़े हुए हों। रेड सी में आप जानते हैं कि इस समय हूतियों का प्रभाव है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान MBS यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। पर यूएई के उलट इसके लिए वो सूडान की सरकार और बुरहान वाले गुट का समर्थन कर रहे हैं। सूडान की जो सरकार है वो खुद वॉर क्राइम के आरोपों से घिरी हुई है। अपनी लाज बचाने के लिए वो यूएई को आरएसएफ का प्रॉक्सी तो बता देती है, लेकिन ख़ुद का दामन जो खून से सना हुआ है वो साफ़ नहीं कर पा रही है। जैसा हमने पहले भी कहा कि सूडान की स्थिति हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा पेचीदा है। दर्जनों देश यहाँ हो रहे कत्लेआम के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। गज़ा और यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया का ध्यान यहाँ नहीं जा रहा है। अब हेडलाइन नहीं बनी तो नेता क्यों इसे रुकवाना चाहेंगे? अगर आप इशारा समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम किस नेता की बात कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो रिकॉर्ड की थी हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।